हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। मैं आकांक्षा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी लोग का तैयारी अच्छे से हो रहा होगा। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे। और इस सीडीपी के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं सबसे पहले बता दूँ, अगर आप लोग चाहते हैं सीटेट में आप लोग का अच्छे नंबर, सबसे पहले सीडीपी अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्योंकि सीडीपी अगर आपका तैयार रहता है तो हर सब्जेक्ट से जो 15-15 पैडागोजिक क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए लोग फटाफट सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे। सीडीपी के इस पेपर किस किस दिन का पेपर है, तो ये 28/12/2022 का पेपर है। और इसमें से 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब 15 क्वेश्चन के आगे का क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, कथन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। 3 मेथड है, पहले कथन को पढ़िए, फिर तर्क को देखिए, तर्क सही है कि नहीं, कथन सही है कि नहीं, दोनों कर लिए। फिर तर्क देखिए, तर्क कथन के लिए दिया है कि नहीं, फिर टिक लगाइए। चलिए और कथन देखिए, तो समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। तो समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं, सही है गलत? तो इससे पहले की वीडियो में मैंने कहा है कि जो केवल वर्ड है एक नेगेटिव वर्ड है। जहाँ भी केवल आ जाए उसको क्या करिएगा, गलत कर दीजिएगा। समावेशी शिक्षा से केवल आ गया है, केवल विशेष बच्चे नहीं लाभान्वित होते बल्कि सभी बच्चे लाभान्वित होते हैं, इसलिए कथन ही क्या हो गया, गलत हो गया। इसका रीजन देख लीजिए, रीजन क्या दिया है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थियों की जरूरतों को ही पोषित किया जाए। तो केवल इसमें भी आया है, और ऐसा कुछ नहीं है कि बाध्यता वाले शिक्षार्थियों को जरूरतों को ही पोषित किया जाए, इसलिए तर्क भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए। तो वंचित पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं, अगर उनका समायोजन क्लास में करवाना है तो आप किसका पालन करेंगे, सामाजिक बहिष्कार का? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उन्हें सामाजिक बहिष्कार कर देंगे तो उनका समायोजन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सामाजिक हास्यीकरण का ये भी नहीं है, सामाजिक हास्यीकरण भी नहीं करना। मानकीकृत पाठ्यक्रम का ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, विभेदित निर्देश। तो विभेदित निर्देश क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, तो जहाँ भी आए इसको पॉजिटिव मानिएगा। तो वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को विभेदित निर्देश का पालन करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभेदित निर्देश, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है। तो अगर कोई क्लास में कोई बच्चा है जो विकलांगता से जूझ रहा है, शारीरिक विकलांगता से जूझ रहा है, तो ऐसे विद्यार्थी को अगर आप कौन सा ऐसा तकनीक है जो गतिशीलता सहायक तकनीकी का इसमें से उदाहरण है। तो ऑप्शन ए दिया है पहिया कुर्सी यानी कि व्हील चेयर। ऑप्शन बी दिया है बड़ी मुद्रण वाली किताब है, मतलब कि जिसमें बड़ी बड़ी अक्षर लिखी हो। ऑप्शन सी दिया है शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर। और ऑप्शन डी दिया है स्पर्श सामग्री। तो अगर कोई हम लोग के घर में बीमार हो जाता है, जो चलने में जिसको दिक्कत होने लगती है, वो हाथ उठाने में दिक्कत होने लगती है, तो किस पे आते हैं, व्हील चेयर पे ही बैठे रहते हैं। तो आप लोग अपने आसपास की चीज़ों को देख के भी ट्रिक लगा सकते हैं। ऑप्शन ए क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ी मुद्रण वाली किताबें दृष्टि से बाधित लोगों के लिए है। शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर और स्पर्श सामग्री, ये दोनों भी गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए जितने भी आपके डिसलेक्सिया हो गया, फिर आपका डिस्ग्राफिया हो गया, मतलब जितने भी वैकल्य हैं, आप लोग क्या करना है, इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, एक बार जाकर देख लीजिए उसको। और इन सब के बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो इस बार भी जरूर आएगा। तो देखिए क्या दिया, गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाई किन छात्रों को होती है। तो ऑप्शन ए दिया गुणज वैकल्य, ऑप्शन बी दिया पठन वैकल्य, ऑप्शन सी दिया लेखन वैकल्य, और ऑप्शन डी दिया स्वलीनता। तो देखिए गुणज वैकल्य में क्या होता है, इसमें बच्चे गणितीय अवधारणाओं गणना करने में कठिनाई होती है। पठन वैकल्य में क्या होता है, इन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है। लेखन वैकल्य में इन्हें लिखने में कठिनाई होगी। और स्वलीनता में ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाते, अकेले रहते हैं, अकेले में बिजी रहते हैं। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। जो रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में क्या शामिल है, तो ऑप्शन ए दिया विचारों की अनम्यता। तो ये तो गलत हो जाएगी, अनम्यता आपका निगेटिव वर्ड है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया उब के लिए उच्च सहिष्णुता,
हाई टॉलरेंस फॉर बॉर्डम, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी दिया जटिलता के लिए वरीयता, ऑप्शन डी दिया अभिसारी सोच। तो देखिए जटिलता के लिए वरीयता रहती है, उनकी पहचान में अगर विशेषता विशिष्ट पहचान विशेषता में शामिल है, जटिलता के लिए वरीयता, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके देख लेते हैं कौन कौन रचनात्मक बच्चे जो कई क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमता दिखाते हैं, जैसे कि कलात्मक और रचनात्मक कार्य, नेतृत्व की गुणवत्ता, अवलोकन की उत्सुकता आदि। तो कौन कौन से मौलिक विचार का और अभिव्यक्ति का होना, असंभव चीज़ों के बीच का संबंध होना, जिज्ञासा बहिर्मुखी और स्वभाव में महत्वाकांक्षी होना, जल्दी से सोचने और समस्याओं को नए नए नवीन तरीके से हल करने की रुचि होना, फिर आपका लास्ट दिया जटिलता के लिए वरीयता का होना। ये रचनात्मक बच्चों की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है। तो ऑप्शन ए दिया अर्थपूर्ण अधिगम में पुरस्कार और दंड का प्रावधान, तो दंड और पुरस्कार निगेटिव है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। बी दिया एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, ऑप्शन सी दिया है सीखने के तरीके पर विचार, और ऑप्शन डी दिया है साथियों के लिए प्रतिस्पर्धा के अवसर। तो डी भी गलत हो जाएगा। देखिए इसमें बी और सी दोनों सही लग रहा है, तो दोनों आंसर कहीं ना कहीं सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। तो एक कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए कथन क्या दिया, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र। क्या कह रहा है कि जो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। तो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पे शिक्षार्थी केंद्र रहता है, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्र रहता है। एक कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर इसका रीजन क्या दिया है, माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखता है जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। तो ये तर्क भी कुछ सही नहीं है, तो तर्क भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे, ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम बच्चे के व्यवहार में अस्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है, ऑप्शन बी दिया है ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म से होता है, ऑप्शन डी दिया है अधिगम तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन पेशकश की जाती है। तो देखिए एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका तर्क देख लेते हैं, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य की विशेषता किस प्रकार है, तो इस प्रकार है ज्ञान की पूरी तरह से ज्ञात और निश्चित नहीं है, ज्ञान जो है पूरी तरह से ज्ञात और निश्चित नहीं है। अधिगमकर्ता अनुभव के माध्यम से ज्ञान के व्यक्तिगत निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता ऐसे अर्थ का निर्माण करता है जो पूर्व ज्ञान और नवीन अधिगम की घटनाओं की अंतःक्रिया या शिक्षकों की मदद से प्रभावित होता है। यह अधिगमकर्ता की विशिष्टता और जटिलता को स्वीकार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार है। तो अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार क्या है, तो ऑप्शन ए दिया अनुकूलन और पुनर्बलन के सिद्धांत, ऑप्शन बी दिया प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद, ऑप्शन सी दिया सहयोग और सहकारात्मकता, ऑप्शन डी दिया है पृथक्करण व नामीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहयोग और सहकारात्मकता अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होने चाहिए। देखिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो सहयोग सहकारात्मकता सहयोग और सकारात्मकता अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। उच्च छात्र सहभागिता और भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने वाला होना चाहिए। सहभागी व सहयोगी होना चाहिए। शिक्षार्थी एवं सहयोगी होना चाहिए। शिक्षार्थी यह भी जानते हैं कि कक्षा का वातावरण सकारात्मक होने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से महत्व दिया जाता है। कथन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो कथन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया है मध्य विद्यालय के बच्चों को एक मिनट रुक जाइए आप सभी लोग। मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है,
और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रणनीति है। अगर आप किसी बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह सहज अनुमान लगाए और विभिन्न तरीकों का तलाश करने के लिए उसे प्रोत्साहित करें, तो समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने का एक प्रभावी रणनीति है। ये कथन बिल्कुल सही। अब इसका तर्क देखते हैं। बच्चे विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा और सोच की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो जरूर बिल्कुल सही है। जो बच्चे होते हैं विभिन्न दृष्टिकोण पर अगर उनकी चर्चा होती है, उनकी सोच जो होते हैं क्या होती है, उनकी यूनिक की प्रक्रियाओं के माध्यम से वो सीखते हैं। तो इसका तर्क अब देखिए, तर्क जो है एक कथन के लिए बिल्कुल सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कक्षा में प्रश्न केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए, सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिए जाने चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। केवल छात्रों द्वारा प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए और सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर नहीं दिए जाने चाहिए। फिर आपका ऑप्शन बी दिया, केवल शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे जाने चाहिए और सिर्फ छात्रों द्वारा ही उत्तर दिए जाने चाहिए। तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर केवल छात्र ही उत्तर देगा तो उसे नया कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन सी दिया है, किसी के भी द्वारा नहीं पूछे और ना ही जवाब दिए जाने चाहिए। तो अगर प्रश्न ही नहीं पूछे जाएंगे तो ना बच्चे ना सोचेंगे ना टीचर ही सोचेंगे। फिर डी दिया, छात्रों और शिक्षकों दोनों को पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। दोनों द्वारा प्रश्न पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विद्यार्थियों के आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए दिया, भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करके। तो पुरस्कार क्या है, एक निगेटिव है, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण द्वारा। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया, दंड के भय द्वारा। ये भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन डी दिया, सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके विद्यार्थियों के आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं। जो माध्यमिक विद्यालय के छात्र होते हैं, ऐसी कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और उनका अर्थ निकालते हैं। इसमें 4 पॉइंट दिया। आप चारों पॉइंट में से देखेंगे कौन कौन से पॉइंट सही है, फिर हम लोग कुछ उसका देखेंगे और उसका ट्रिक लगाएंगे। इसको ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक भी गलत हुआ तो आपका पूरा नंबर गया। तो पॉइंट 1 दिया, सक्रिय अन्वेषण। तो ये तो बिल्कुल सही है, हमेशा सक्रिय अन्वेषण सही है। सेकंड दिया, अमूर्त समस्याओं पर काम करना। तो अमूर्त संक्रियाओं पर काम करके ही आप ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं, ये भी सही है। थर्ड दिया, पूछताछ और प्रयोग, इसके द्वारा विज्ञान का निर्माण अर्थ निकाल सकते हैं। फोर्थ दिया है, शिक्षकों के और शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत। तो इस तरह से मुझे सारा सही लग रहा है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों की योग्यता को डैश और असफलता को डैश के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया, अस्थायी, शर्मनाक और अपमानजनक। ऑप्शन बी दिया, वृद्धिशील, सुधार के अवसर के। ऑप्शन सी, अस्थायी, सुधार के अवसर के। ऑप्शन डी, वृद्धिशील, शर्मनाक और अपमानजनक। तो अध्यापक का लाभ अधिकतम तब होता है जब शिक्षक छात्रों के लिए सुविधा के रूप में कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों की योग्यता को वृद्धिशील और असफलता को सुधार के अवसर के रूप में सोचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है, अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन ए दिया, सहयोगात्मक शिक्षा विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन बी दिया, समावेशी शिक्षा भी विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होता। ऑप्शन सी दिया, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। ऑप्शन डी दिया, सार्थक अधिगम। तो ये जो तीनों पॉइंट है ए, बी और डी क्या होते हैं, विफलता के लिए नहीं बल्कि सफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैर प्रासंगिक कार्यक्रम विफलता के लिए जिम्मेदार है। आशा है आप सभी लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।